चलिए, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं। मैं ब्राइट वे चैनल के साथ, मैं आपके साथ आर्यन सर। आशा करते हैं सभी मस्त होंगे। चलिए, आज क्या पढ़ने वाले हम लोग बताइएगा। हिस्ट्री आज है। चलिए, हमको लगा ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है ना। तो आज हम लोग हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। क्या हिस्ट्री? हिस्ट्री में हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे? हिस्ट्री हिस्ट्री की बात किया जाए तो हिस्ट्री में हम लोग कहाँ वैदिक सभ्यता पढ़ रहे थे, याद है आप लोग को? चलिए कमेंट करके बताइए, क्या वैदिक सभ्यता? देखिएगा, वैदिक सभ्यता हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए, रोहित गोलू सबको जय हिंद, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे, जय हिंद। सोनम सबको जय हिंद। हाँ, आप सभी का कमेंट आ रहा है, मेरा साउंड सुनाई दे रहा है, मेरा आवाज आप लोग को सुनाई दे रहा है? चलिए, बहुत अच्छा। अगर सुनाई दे रहा है तो आगे देखिएगा। हाँ, उधर 2 दिन क्लास आपका बंद था। इसका आपको जानकारी टेलीग्राम पे आपको दिया गया था कि 2 दिन क्लास बंद रहेगा। हाँ, ब्राइटवे आर्यन सर, नहीं ब्राइटवे सर से सिर्फ क्या टेलीग्राम बना हुआ, तो वहाँ पर आप जाकर किस दिन क्लास है नहीं है देख सकते हैं। चलिए, अभी कितना 3, हाँ यूट्यूब पर 3 क्लास चल रहा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स। ये 3 क्लास है। आप इन 3 क्लासों को ब्राइटवे आर्यन सर, क्या ब्राइटवे आर्यन सर पर जाकर ये 3 क्लास आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, रेगुलर बाई दम सिलेबस बाई, है कि नहीं? हाँ, कोई मिस नहीं, इधर उधर नहीं कि आज ये पढ़ा दिए कल वो, ऐसे नहीं। क्या रेगुलर? हाँ, सीरियल वाइज से चलेगा जी गोलू, सीरियल वाइज से। देखिए, वैदिक सभ्यता में हम आपको बताए थे, वैदिक सभ्यता इसको हम 2 भागों में बांटे थे। वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटे थे आपको याद है? तो कहिएगा सर 2 भागों में बांटे थे। जरा बताइएगा कि वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटे थे। वो पहला भाग क्या था? ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल। दूसरे की बात किया जाए तो उत्तर वैदिक काल। क्या आपको याद है? उत्तर वैदिक काल। इन 2 भागों में क्या किए थे हम लोग? बांटे थे वैदिक सभ्यता को। वैदिक सभ्यता के काल निर्धारण किए थे 1500 बीसी से। कितना? 1500 बीसी से लेकर कितना? 600 बीसी। क्या 600 बीसी? कभी कभी ये एक 500 बीसी देता है। हाँ, चलिए, याद है सबको, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, लगता है पढ़ाई में मन लग रहा है ना। हाँ, बात थोड़ा कम कीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ठीक है, बात थोड़ा कम कीजिए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। देखो क्या कह रहा है। चल देखिएगा इधर, 1500 बीसी से कितना? 600 बीसी। क्या 1500 बीसी से 600 बीसी? बीसी मतलब ईसा पूर्व, बीसी मतलब ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले, है कि नहीं? इसका काल निर्धारण किया गया हमारे इतिहासकारक की। क्या वैदिक सभ्यता जो ऋग्वेद है उसको पढ़ने में हमारे इतिहासकारक क्या हुए? सफल हुए। और जो ऋग्वेद है उसमें क्या उसका काल निर्धारण यानी कि तिथि को क्या मेंशन किया गया है, यानी कि तिथि को ऋग्वेद में लिखा गया है। तो हमारे इतिहासकारक जब ऋग्वेद को पढ़ रहे थे तो ऋग्वेद में ये लिखा गया है कि इसकी रचना 1500 बीसी से कितना? 600 बीसी के बीच हुआ है। ठीक है, तो इसका काल निर्धारण कितना किए थे? 1500 बीसी, 600 बीसी। वही अगर हम ऋग्वेद की बात किया जाए, क्या ऋग्वैदिक काल, तो इसका हम 1500 बीसी से, आपको याद होगा, अगर आपको स्मरण होगा, लाइट चल गया तो 1000 बीसी के अंतर्गत रखे थे। कितना? 1000 बीसी, यानी कि इसके अंतर्गत, क्या इसके अंतर्गत, थोड़ा रुक जाइएगा 1 मिनट, लाइट थोड़ा दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है सभी को? थोड़ा लाइट कट गया है। ठीक है, लाइट चला गई चली गई है।
देखिए ऋग वैदिक काल में कितना 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी के बीच में जो भी घटना घटी उसको कहा हम ऋग वैदिक काल के अंतर्गत क्या करते हैं, पढ़ते हैं। दूसरी बात अगर बात किया जाए उत्तर वैदिक काल की, तो देखिए यहाँ 1000 तो हो गया, 1500 से कितना 600 बीसी, जिसमें से 1000 हो गया, तो 1000 बीसी से क्या 1000 बीसी से उसके बाद कितना 600 बीसी, क्या 600 बीसी इसके अंतर्गत आएगा। तो उत्तर वैदिक काल यानी कि 1000 बीसी से 600 बीसी के अंतर्गत जो भी घटना घटी है उसे हम कहा उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत क्या करेंगे, पढ़ेंगे। आ गई लाइट? चलिए सभी को दिख रहा होगा अच्छे तरह से, है कि नहीं? अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये हम पहले बताए थे। इसके अंतर्गत हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे, हम कहाँ अभी वर्तमान में क्या हम ऋग वैदिक काल पढ़ रहे थे, और इसके अंतर्गत हम लोग क्या सामाजिक जीवन पढ़ लिए थे, याद है क्या? सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन। दूसरी बात हम लोग देख लिए थे राजनैतिक जीवन, नैतिक जीवन या स्थिति, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखे थे क्या, धार्मिक जीवन, धार्मिक जीवन। उसके बाद जो आज पढ़ने वाले हैं वो आर्थिक जीवन, क्या आर्थिक जीवन। हाँ आज हम लोग क्या आर्थिक जीवन पढ़ने वाले हैं। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय हिंद। आप कमेंट बंद कीजिए मेरे प्यारे, आप बोर्ड पर ध्यान दीजिए, सिर्फ बोर्ड पर, है कि नहीं? हाँ आप क्लास मिस नहीं होगा, ठीक है। हाँ अभी फिलहाल आप बोर्ड पे ध्यान दीजिए। चलिए आप लोग के प्यार की यही बदौलत तो है कि नहीं? चलिए देखिएगा, जो सामाजिक जीवन है और राजनीतिक जीवन और धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन, इनमें से हम लोग पिछले क्लास में कहा इन तीन के बारे में जान लिए थे। आज ऋग वैदिक काल का अंतिम क्लास है, और अंतिम क्लास क्या, आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन वही होता है जो कि सामाजिक जीवन के अंतर्गत आपको हम बताए थे, इसलिए आर्थिक जीवन बता रहे हैं, ताकि कि उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाए, इसलिए क्या हम आज आप लोग को आर्थिक जीवन बताएंगे। उसके बाद आज ही हम लोग क्या नए टॉपिक के तरफ यानी कि उत्तर वैदिक काल के बारे में क्या करेंगे, कुछ तथ्य है जिसे हम जानेंगे, ठीक है। तो आइए आर्थिक जीवन के बारे में देखिए। आर्थिक जीवन की बात किया जाए, क्या आर्थिक जीवन की बात किया जाए कि सर ये आर्थिक जीवन क्या है, सर आर्थिक जीवन क्या है, तो आर्थिक जीवन की बात किया जाए तो आर्थिक जीवन वही होता है क्या जो पैसा से रिलेटेड हो, क्या पैसा से रिलेटेड हो, है कि नहीं। हम किस तरह समाज में मतलब क्या खाते हैं, नहीं खाते हैं, किस तरह रहते हैं, किस तरह रहते हैं, तो सामाजिक जीवन में। लेकिन क्या खाते हैं, कहाँ से हमारे पैसे आते हैं, जैसे आपके घर में क्या सामान जैसे धान चावल ये सब किस तरह आता है, तो वो क्या आर्थिक जीवन हो गया। जैसे मान लीजिए अगर आप पढ़ लिख कर क्या जॉब कर लीजिएगा, क्या जॉब कर लीजिएगा, अभी आपके घर की क्या स्थिति दयनीय होगा, यानी आर्थिक जीवन क्या होगा, कमजोर होगा। लेकिन जब आपकी जॉब लग जाएगा तो आपके आस पड़ोस वाला कहता है नहीं अब इसका क्या आर्थिक जीवन क्या हो गया, सफल हो गया, यानी सुखमय बीतेगा। तो आर्थिक जीवन जिससे पैसा रिलेटेड हो, है कि नहीं। तो ऋग वैदिक काल में पैसा कहां से आएगा, आज से कितना 1500 क्या 1500 साल पहले, है कि नहीं। 1500 बीसी से 1000 बीसी, इतना समय पहले क्या पैसा था, तो जी नहीं। पैसा ऐसे जो अभी आप रुपया देते हैं, क्या रुपया देते हैं, पहले ये रुपया नहीं था, क्या नहीं था। तो कैसे काम चलता था सर, तो काम ऐसे चलता था, क्या काम ऐसे चलता था, वस्तु विनिमय, क्या वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय, समझ में आया नहीं। वस्तु विनिमय ऐसी प्रक्रिया है जिससे एक वस्तु देकर दूसरे वस्तु ले लेते, उसको क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय। जैसे अभी आम का सीजन है, आपके गली मोहल्ले टोले में क्या कहता है, लो आम, चावल के बदले क्या आम लीजिए, चावल के बदले आम, यानी कि आप जितना चावल दीजिएगा उतना वो लोग क्या देंगे, आम देंगे। तो इसको क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय। एक वस्तु देकर दूसरे वस्तु क्या करना, ले लेना। एक वस्तु, बहुत लाइट क्या मिस कर रहा है, मजा नहीं आएगा ऐसे, है कि नहीं।
देखिएगा, दिखाई दे रहा है सबको? उम्मीद करते हैं कि दिखाई दे रहा होगा। चलिए, दिखाई दे रहा है सर, दिखाई दे रहा है तो देखिएगा इधर क्या वस्तु विनिमय। आप समझे इस बात को, वस्तु विनिमय, एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु। तो क्या सर आर्य लोग आम देकर दूसरे वस्तु कीनते थे? नहीं। जैसे आपको हम पीछे बताए थे कि जो आर्य थे इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण वस्तु था वो क्या था? गाय। क्या था? गाय। गाय की बात किया जाए तो क्या था? ये सबसे क्या महत्वपूर्ण पशु था? क्या? गाय। गाय को सबसे पवित्र पशु भी मानते थे ऋग्वैदिक काल में। जो आर्य थे, इस समय के जो आदमी थे 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी, उनके लिए गाय क्या बहुत उपयोगी क्या था? उपयोगी ना कह के इसे क्या किए? पवित्र, यानी कि पवित्र वस्तु, महंगी वस्तु था। कौन? गाय। क्या? गाय। लेकिन अगर उपयोगी वस्तु की बात किया जाए तो घोड़ा। क्या? घोड़ा। ये घोड़ा था क्या? उपयोगी वस्तु। क्या? उपयोगी। इधर से होता है उपयोगी। उपयोगी वस्तु की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले क्या उपयोगी वस्तु कौन था? तो कहिएगा घोड़ा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण यानी कि पवित्र पशु क्या? गाय था। इसकी पवित्रता इस बात से आप अंदाजा लगा लीजिए, आपको पीछे बताए थे धार्मिक जीवन में कि जो गाय था इसके लिए कई शब्द आए हैं, गविष्टि शब्द आए हैं, है कि नहीं? सतदाय शब्द आए हैं, अर्धनाय शब्द आए हैं, जिसे ना मारे जाने वाले क्या पशु गाय को बताया गया है। गविष्टि शब्द आया है जो कि एक अगर आप गाय की हत्या कर देते हैं तो आपको क्या राज्य से या फिर आपको फांसी की सजा दिया जा सकता था। कौन? वैदिक काल में ऐसी परंपरा थी। अगर आप किसी गाय की हत्या कर देते हैं तो आपको या फिर देश से आपको निकाल दिया जाएगा या फिर आपको क्या फांसी दे दिया जाएगा। कब? तो वैदिक काल में। तो सोचिए गाय का कितना महत्व था। और गाय को कौन दूता था? आपको याद है जरा मना? थोड़ा बहुत याद है? गाय को दूहने के लिए क्या? पुत्री, जिसके दुहिता शब्द आया है कि नहीं? दुहिता, पुत्री को क्या दुहिता बोला गया? गाय को पुरुष नहीं दूता था ऋग्वैदिक काल में, यानी 1500 से 1000 बीच में जो गाय होती थी उसे क्या पुरुष नहीं दूध उसका जो निकालते हैं। अभी गांव में आप देखते हैं कि जेंट्स भी क्या करते हैं? गाय का दूध निकालते हैं। लेकिन ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं था, सिर्फ क्या पुत्री ही उसे क्या कर सकता है? उस गाय का दूध निकाल सकता है। तो गाय उस समय का सबसे मतलब एक तरह से जैसे अभी पैसा क्या सबसे मतलब कहता है बाबू ना भैया सबसे बड़ा रुपया। क्या? सबसे बड़ा रुपया। लेकिन ऋग्वैदिक काल में ऐसा कुछ नहीं था। सबसे बड़ा क्या था? गाय। क्या? गाय। तो गाय अगर किसी वस्तु की अगर विनिमय करना होता था तो क्या गाय देता था और उसके बदले में क्या दूसरा वस्तु ले लेता था। दूसरा वस्तु ले लेता था। उसके बाद इसका क्या दूध होता था, दही, मक्खन, है कि नहीं? इस सब आदि चीजों का क्या इन लोग व्यापार करते थे ऋग्वैदिक काल में, जिससे कि इसकी आर्थिक स्थिति चलता रहता था। खान पियन ये सब क्या चलता रहता था। तो आप इस बात को गौर की कि गाय उस समय के लिए सबसे मतलब वस्तु विनिमय का आधार था। क्या आधार था? चलिए रोहित सबका कमेंट आ रहा है, हम आपके कमेंट भी देख रहे हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ समझने की कोशिश कीजिए तो अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। इस चीज को आप समझ सके कि वस्तु विनिमय कैसे होता था, किस तरह से पहले व्यापार किया जाता था, है कि नहीं? किसी वस्तु को कैसे कीना जाता था। दूसरी बात ये तो हो गया। इनका एक और मुख्य व्यवसाय था, वो क्या था? मुख्य व्यवसाय कपड़ा का था। क्या? कपड़ा की बात किया जाए तो ऊनी वस्त्र, जो आर्यों के लिए ऊनी वस्त्र सबसे क्या ऊनी जो वस्त्र होता था, ऊनी वस्त्र इनके लिए उपयोगी था। तो इन्होंने क्या ऊनी वस्त्र का क्या व्यापार करते थे, जिसके गंधार क्या गंगानगर ऐसे करके था। क्या? गंगानगर पड़ता है। तो गंगानगर इनके ऊनी वस्त्र के लिए सबसे प्रमुख स्थल होता था, गंगानगर, ठीक है। तो ऊनी वस्त्र के लिए भी इन्होंने अपना व्यापार करता था। एक वस्तु दिया, दूसरे वस्तु में क्या ऊनी वस्त्र, जैसे एक गाय को दिया, क्या एक गाय देकर क्या दूसरा ऊनी वस्त्र ले लिया। तो इस तरह से क्या वस्तु विनिमय हुआ। क्या गाय दिया, उसके बदले में क्या ऊनी वस्त्र लिया गया। ऊनी वस्त्र, यहाँ पर थोड़ा सा एक फैक्ट जान लीजिए, जो वस्त्र की बात आती है
क्या, वस्त्र की। तो वस्त्र की बात आती है तो यहाँ एक थोड़ा सा जान लीजिए कि जो कमर से नीचे, क्या, कमर से नीचे पहने जाने वाले वस्त्र को नीवी कहते हैं। क्या, नीवी। यानी कि ये कहा कमर से नीचे पहना जाता था। क्या, कमर से नीचे पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहते हैं, नीवी। कमर से नीचे पहने जाने वाले वस्तु को क्या कहते हैं, नीवी। समझ में आया। हाँ, और कमर के ऊपर वासस, क्या, वासस, 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 क्या, वासस कहते थे। कमर के ऊपर पहने जाने वाले वस्तु को क्या, वासस, क्या, वासस। और ऊपर से धारण करने वाले वस्तु को अधिवासस कहते थे। क्या, अधिवासस, अधिवासस। इस बात को समझ रहे हैं, अधिवासस कहते थे। इसमें होगा, देखिए, अधिवासस। जैसे दुपट्टा हो गया, उसे क्या कहते थे, अधिवासस। जो ऊपर से धारण करते थे उसे अधिवासस, जो कमर से नीचे पहना जाता था उसे वासस, सॉरी, जो कमर से नीचे पहनते उसे निवी कहते हैं। चलिए इधर देखिए, हाँ, आपका कमेंट पढ़ लिए, आप क्या बोले हैं। नाम लीजिए सर, नाम लीजिए सर, चिल्लाते रहता। देखो, नीवी किसको कहते थे, नीवी यानी कि कमर से नीचे जो भी कपड़ा पहना जाता था उसे नीवी कहते थे। और वासस यानी कि कमर के ऊपर पहने जाने वाले वस्त्रों को क्या, वासस कहते थे। अधिवासस यानी कि ऊपर से धारण करने वाले कपड़ा को अधिवासस कहते थे। से दुपट्टा हो गया। क्या, स्त्री लोग, लड़की लोग दुपट्टा रखती है ना। हाँ, दुपट्टा वाला गाना सुना है, लाल दुपट्टा उड़ गया रे तेरे हवा के धोखे से। हाँ, तो उसे क्या, उसे वासस कहते, सॉरी, अधिवासस कहते थे। दुपट्टा यानी कि ऊपर से धारण करने वाले वस्तु को वासस कहते, अधिवासस कहते थे। अगर जींस की बात किया जाए तो गमछी, साल ठंडी के दिनों में, मोफरल, टोपी, ये सब क्या, ऊपर से धारण किए जाने वाले वस्त्र, तो इसे क्या कहते थे, अधिवासस। ठीक है, ये समझ में आया आप लोग को। हाँ, तो ये मुख्य रूप से इनका क्या व्यापार होता था, आर्थिक जीवन इनसे क्या जुड़ा था। जो ऋग्वैदिक काल के लोग थे, गाय इनके लिए उपयोगी वस्तु था, उपयोगी के साथ महत्वपूर्ण और पवित्र वस्तु भी था, है कि नहीं। और एक बात यहाँ, एक फैक्ट और जान लीजिए कि जो ये आर्य थे, ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। क्या, शाकाहारी, शाकाहारी, और क्या दिखाई दे रहा है, और मांसाहारी। आज तो मजाक बना के रख दिया। क्या, शाकाहारी, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हुआ करते थे। कौन, तो ऋग्वैदिक काल के लोग थे जो शाकाहारी और मांसाहारी, यानी कि जो मांस मछली खाते हैं उसे क्या कहते हैं, मांसाहारी। और जो साग सब्जी मांस को नहीं खाता, जो मांस को नहीं खाता है, मीट, हाँ, मीट, जो मीट नहीं खाता उसे क्या कहते हैं, शाकाहारी। और जो मीट खाता उसे मांसाहारी। तो ये क्या ऋग्वैदिक काल के क्या थे। आज अंतिम क्लास था और इतना ही बचा हुआ था। ठीक है, तो इसे क्लीन करते हैं और क्या उत्तर वैदिक काल की तरफ हम लोग बिना टाइम गवाए हुए चलते हैं। तो देखिएगा, थोड़ा उत्तर वैदिक काल की अगर बात किया जाए तो इसको हम क्लीन कर देते हैं। अब इसकी तो कोई काम नहीं है कि नहीं। देखिएगा, दिखाई दे रहा है सबको, मजाक बना दिया है ना। चलिए, मजबूरी के नाम महात्मा गांधी। उम्मीद करते हैं आप लोग को दिखाई दे अच्छी से। चमक नहीं, लाइट नहीं जा रहा है बोर्ड पर ज्यादा। थोड़ा बहुत चमक रहा है सर, देखिएगा। देखिए, अगर ऋग्वैदिक काल की बात किया जाए
क्या ऋग्वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल की बात किया जाए तो ऋग्वैदिक काल नहीं, उत्तर वैदिक काल। तो इसका 1000 बीसी से क्या 600 बीसी के अंतर्गत जो भी कार्य जो भी घटना घटी उसे क्या हम उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है। हाँ चलिए, स्पीड चल रहे हैं, थोड़ा स्लो चलिए, इतना तो स्लो चल रहे हैं, धीरे धीरे चले। चलिए कोई बात नहीं, सीख जाइएगा। देखिए हाँ, पीछे क्लास कर लीजिए आप, ये पूरी अच्छी तरीके से आप समझ लीजिएगा, है कि नहीं। देखिएगा इधर, अगर बात किया जाए उत्तर वैदिक काल की, तो उत्तर वैदिक काल की सबसे पहले इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। जो उत्तर वैदिक काल है इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो इसकी जानकारी हमें पहले अगर बात किया जाए तो यजुर्वेद, क्या यजुर्वेद, उसके बाद हो गया सामवेद, उसके बाद अथर्ववेद, ठीक है। उसके बाद अगर बात किया जाए ब्राह्मण ग्रंथ, क्या ब्राह्मण ग्रंथ से भी हमें क्या इसकी जानकारी मिलता है, ब्राह्मण ग्रंथ लिख देते हैं, ग्रंथ। उसके बाद हो गया अरण्यन, उसके बाद हो गया उपनिषद। ये गाना किधर बजा रहा है जी, तो और पागल है, गाना आप लोग को सुनाई दे रहा है। देखिए एका से एक दिमाग बनाना था। चलिए देखिए इधर, बजाने दीजिए, अपना पढ़ने पर ध्यान दीजिए। देखिए अगर बात किया जाए उत्तर वैदिक काल की, तो इसकी जानकारी हमें क्या है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ और अरण्यक और उपनिषद से मिलती है। ठीक है, क्यों मिलती है और कैसे मिलती है। जैसे मान लिया जाए, अगर बात किया जाए कि इससे जानकारी कैसे मिलती है, तो इसकी रचना क्या उत्तर वैदिक काल में की गई। इसकी रचना उत्तर वैदिक काल, आप जब हम आपको ऋग्वैदिक काल पढ़ा रहे थे तो उस समय अगर आपको स्मरण होगा, याद भी होगा, तो हम ये बताए थे कि वेद चार था, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनमें से ऋग्वेद की रचना क्या ऋग्वैदिक काल में हुआ है, बाकी जो 3 वेद है क्या उत्तर वैदिक काल में हुआ था। वो 3 वेद कौन कौन है, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 3 वेद की रचना क्या उत्तर वैदिक काल में हुआ। तो उत्तर वैदिक काल में हुआ है, यानी 1000 बीसी से क्या 600 बीसी के अंतर्गत इसकी रचना हुआ है। तो अगर इस समय रचना हुआ है तो इसी समय की जानकारी देगा हमें। अगर जिस समय इसकी रचना हो रहा था उसी समय के बारे में लिखा गया होगा, ये तो है। जैसे अगर आपको बोल दिया जाए कि अभी, अगर आपको बोला जाए कुछ लिखिए, क्या कुछ लिखिए, हाँ आपको अगर अभी बोल दिया जाए कि कुछ लिखिए, तो आप क्या लिखिएगा, 1 साल 2 साल क्या पहले के याद रखिएगा। अब 10 साल याद रहेगा, आपको याद रख पाइएगा टोटल चीज 10 साल आपको लिखने दे। जैसे 1 पेजा है तो मानिए कि 1 पेजा पहले की क्या सोचकर आप लिख, लेकिन आपको अगर 50 पेजा दे दिया जाए, अब कहा जाए कि इसमें क्या पूरे 50 पेज को आप भर दीजिए, तो क्या आप संभव होगा कि पहले के मतलब 10 साल पहले वाले चीज को आप लिख पाइएगा। कहिएगा नहीं सर, ऐसा तो संभव वाली बात नहीं। जो अभी आप वर्तमान में देखिएगा उसको क्या लिख डालिएगा, क्या लिख डालिएगा। इसी आधार पर अगर हम बात करें कि जो उत्तर वैदिक काल है उसमें इन सभी का क्या रचना हुआ है, तो उत्तर वैदिक काल का ही जानकारी का क्या हमें जानकारी देगा, बताएगा कि आखिर उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ है नहीं हुआ है। तो इन सभी से क्या हमें उत्तर वैदिक काल की क्या मिलती है जानकारी, आखिर इस काल में क्या हुआ नहीं हुआ। तो आइए हम लोग हाँ उत्तर वैदिक काल को डिटेल से क्या करते पढ़ते। आपको बता दिए हैं कि यजुर्वेद क्या है, सामवेद क्या है, अथर्ववेद क्या है। यजुर्वेद में क्या यज्ञ की चर्चा था, सामवेद में क्या गाना उना की चर्चा था, अथर्ववेद में क्या था तंत्र मंत्र विद्या है कि नहीं, औषधि, ये सब की चर्चा है। डिटेल पूर्वक हम क्या है ऋग्वैदिक काल में इन सभी को एक एक करके क्या किए पढ़ाए हैं। तो आप वहां जाकर क्या कीजिए पढ़ लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्या जाइए
हाँ, जब सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो प्लेलिस्ट वहाँ फॉलो है, प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। ये क्या, हिस्ट्री का क्लास एक जगह रहेगा, पॉलिटी का क्लास एक जगह रहेगा, ज्योग्राफी का क्लास एक जगह रहेगा। तो वहाँ जाकर आप प्लेलिस्ट में आराम से सीरियल वाइज आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ब्राइटवे आर्यन सर, हाँ यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। चलिए देखिए, हाँ वहाँ से रिविजन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। देखिए, तो ये तो बात आपको ये तो पता चल गया। दूसरी बात, जो उत्तर वैदिक काल है, क्या उत्तर वैदिक काल है, इस समय लोहा का खोज हुआ था। क्या लोहा का खोज, क्या 1000 लमसम में, क्या 1000 ईसा पूर्व में लोहा का खोज किया गया था। क्या लोहा का खोज हुआ, इसलिए इस काल को प्रौद्योगिक काल कहते हैं, प्रौद्योगिकी काल कहते हैं। उत्तर वैदिक काल को क्या कहते हैं, लौ प्रौद्योगिकी, ठीक है, प्रौद्योगिकी। नहीं दिख रहा है, देखिए ऐसे, पा मेरा, दो गो पहिया ऊपर एगो नीचे, धा एक पहिया ऊपर एक पहिया नीचे, प्रौद्योगिकी, ठीक है, प्रौद्योगिकी काल कहते हैं। ठीक है, क्या उत्तर वैदिक काल को, क्या इसमें लोहा का सबसे प्रमुख चीज यानी कि लोहा का खोज हुआ, इसलिए प्रौद्योगिकी काल भी ऋग्वैदिक काल को बोला जाता है। ठीक है, हाँ देखिएगा इधर, तो अब बात आ गई सर कि यहाँ तो लोहा का खोज हुआ, प्रौद्योगिकी काल कहा गया। लेकिन अब ये आप जानने की कोशिश कीजिए और हम ये आपको समझाना चाहेंगे कि जो ऋग्वैदिक काल है, क्या ऋग्वैदिक काल है, इसमें भी क्या आर्यों की चर्चा है, क्या आर्य की चर्चा है, आर्य की चर्चा है ना। क्योंकि देखिए, वैदिक काल में क्या मुख्य रूप से हमें वैदिक काल इसलिए पढ़ते हैं ताकि इसमें क्या हमें आर्य के बारे में जानकारी मिल सके। क्या आर्य के बारे में जानकारी मिल सके, इसी को हम दो भागों में बांटे थे, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में क्या आर्यों की जानकारी मिलती है। तो यहाँ आपको ये बताना जरूरी है कि आर्य कहाँ से आए थे, आर्य कहाँ से आए थे। ये तो आपको हम ऋग्वैदिक काल में बताए थे ना कि आर्य मुख्य रूप से क्या मध्य एशिया से आए थे। प्रोफेसर मैक्स मुलर ने कहे थे। क्यों कहे थे, क्योंकि जो मध्य एशिया यानी कि ईरान और इराक, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, इस सब एरिया का जो एक मूल ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है, जैन अवेस्ता। क्या जैन अवेस्ता का शब्द जो ऋग्वेद से काफी मिलता जुलता है। इसके आधार पर प्रोफेसर मैक्स मुलर ने कहे थे कि जो आर्य थे वो कहाँ, मध्य एशिया से भारत आए थे, मध्य एशिया से भारत आए थे। जैसे देखिएगा, अगर बात किया जाए, अगर इसे आप भारत समझिएगा, ठीक है, क्या एक छोटा सा फिगर बनाते हैं, इसको आप क्या भारत समझिए। तो अगर ये भारत है, क्या ये भारत है, तो मध्य एशिया कहाँ पड़ता है, ये एरिया क्या मध्य एशिया का पड़ता है, ये एरिया मध्य एशिया का पड़ता है। तो प्रोफेसर मैक्स मुलर ने कहे थे कि यहाँ का ये ग्रंथ था, जैन अवेस्ता, जैन अवेस्ता, जैन अवेस्ता, क्या यहाँ का एक जैन अवेस्ता यहाँ के एक मूल ग्रंथ था। उस इसका और ऋग्वैदिक काल यानी कि ऋग्वेद का जो हम लोग का मूल ग्रंथ क्या, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद और इसकी कुछ कुछ शब्द क्या, बहुत शब्द क्या मिलता जुलता था। इसके आधार पर प्रोफेसर मैक्स मुलर ने कहे थे कि जो आर्य लोग थे वो मध्य एशिया होते हुए कहाँ आए थे, भारत आए थे। मध्य एशिया होते हुए कहाँ, भारत आए थे। क्या भारत आए थे। बहुत सारे वैज्ञानिकों के अलग अलग मत था। जैसे पेंकल और हार्ट ने कहे थे, क्या कहे थे पेंकल, कि ये जर्मनी से आए थे। आपको बाल गंगाधर तिलक क्या बोले थे कि उत्तरी ध्रुव से आए थे। तो बहुत सारे वैज्ञानिकों को अलग अलग मत था, क्या अलग अलग मत था। अरविंद अविनाश चंद्र ने क्या बोले थे कि ये 7 सैंधव यानी कि 7 नदियों के प्रदेश से आए थे, 7 नदियों के प्रदेश से आए थे। तो अलग अलग वैज्ञानिकों का अलग अलग मत था। तो इसमें आप ना जाकर आप यहाँ देखिए, अब लाइट आ गया है, सबको अच्छे से दिख रहा होगा, उम्मीद होगा कि अच्छा सा ही दिख रहा होगा, है कि नहीं। देखिएगा इधर, अगर बात किया जाए कि ये तो ये हो गया सर, तो आर्य के बारे में ही उत्तर वैदिक काल में हमें जानकारी मिलेगा। तो हमें किन से मिलेगा, इनसे भाई, क्या इन सभी से मिलेगा। दूसरी बात, जब
ये तो इतना साल रह लिया भारत में, कितना 1500 बीसी में आया था और 1000 बीसी तक रह गया। जब उत्तर वैदिक की बात किया जाए तो उत्तर वैदिक काल में जो आर्य थे ये क्षेत्र में तो ही थे, क्या ये क्षेत्र में थे। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में ये उत्तर प्रदेश, क्या उत्तर प्रदेश के एरिया में भी क्या हुए, छिड़ गए। और उत्तर प्रदेश की एरिया में जब बात कीजिएगा तो यहाँ से गंगा नदी और यमुना नदी निकलती है, गंगा नदी और यमुना नदी। तो ये गंगा और यमुना, क्या गंगा यमुना, गंगा और यमुना के दोआब क्षेत्र। दोआब मतलब क्या होता है, दो नदियों के बीच के स्थान को क्या कहते हैं, दोआब। दो नदियों के बीच के स्थान को क्या कहा जाता है, दोआब। तो गंगा और यमुना के दोआब यानी कि गंगा और यमुना नदी के बीच में क्या यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का क्या हुआ, रचना हुआ। अथर्ववेद क्या यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना कहाँ हुआ, गंगा और यमुना के बीच यानी कि बीच के द्वाब, दो नदियों के बीच के स्थान को क्या कहते हैं, द्वाब। तो इनके बीच में क्या इन सभी ग्रंथों का रचना हुआ है। हाँ, और आर्य कहा उत्तर प्रदेश से लेकर यहाँ तक फैल गया, यहाँ तक फैल गया। जब ये इधर फैला तो ये राजस्थान के एरिया तक भी फैल गया। और राजस्थान में क्या खेतड़ी, क्या खेतड़ी स्थान पड़ता है, खेतड़ी, खेतड़ी, क्या खेतड़ी, खेतड़ी से क्या लोहा, जो खेतड़ी से अभी जो वर्तमान में लोहा का खान है खेतड़ी में, वो ऋग्वैदिक काल में आर्य लोग उपयोग किए थे। क्या उपयोग यानी कि खेतड़ी से क्या लोहा निकाले थे, ऐसा अनुभव किया जा रहा है। लेकिन इसका पूरा तरह से साक्ष्य नहीं मिला है। ये जो यहाँ का लोहा का जो क्वालिटी है, क्या यहाँ का जो लोहा का क्वालिटी है, जो आर्य बस्तियों से, क्या आर्य बस्तियों से जो लोहा का क्वालिटी का साक्ष्य मिला, दोनों से मिलता जुलता है। इसलिए अनुमान लगाया जाता है कि राजस्थान से क्या ये लोहा का क्या निकासन करते थे और अपने उपयोग में क्या हथियार, ये सब लोहा रथ उथ बनाने में क्या उपयोग करते थे। अब तक 700 बस्तियों का क्या पता लगाया गया, कितना 700 बस्तियों को, आर्य के कितने बस्ती, 700 बस्तियों का क्या पता लगाया गया है आर्य के अब तक वर्तमान में। तो लोहा का निकासन कहाँ, खेतड़ी। तो अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि आर्य लोग सबसे पहले लोहा का प्रयोग किस स्थान से किया, तो राजस्थान के खेतड़ी से, क्या खेतड़ी से। एनी डाउट, समझ में आ रहा है सबको, चलिए समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। हाँ, तो ये तो आप इतना समझ गए। अब इसका हम लोग क्या सामाजिक जीवन डायरेक्ट देखेंगे, सामाजिक जीवन फिर आर्थिक जीवन। जिस तरह हम क्या ऋग्वैदिक काल में पढ़े थे उसी तरह क्या हम लोग क्या सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर सामाजिक जीवन की बात किया जाए, देखिए इसको क्लीन कर दें ताकि हम लिख सकें अच्छे से। आज तो लाइन एकदम इतना बाल कटा है कि और लाइट बहुत जाता है ना। देखिएगा थोड़ा सा, अगर यहाँ बात किया जाए कि ऋग्वैदिक काल के, देखिए हम इसे कई भागों में बांट देंगे। जैसे उसको हम बांटे थे क्या ऋग्वैदिक काल को, क्या पहली बात क्या इसे सामाजिक जीवन देखेंगे, सामाजिक जीवन। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, धार्मिक जीवन, धार्मिक जीवन। उसके बाद हम लोग क्या देख लेंगे, आर्थिक जीवन। क्या आर्थिक जीवन देखेंगे। तो आज हम लोग क्या थोड़ा सा देख लें सामाजिक जीवन। हाँ आइए हम लोग क्या सामाजिक जीवन देख ही लेते हैं, थोड़ा लंबा होगा वीडियो, ठीक है। देखिए सामाजिक जीवन की बात किया जाए तो सामाजिक जीवन की बात अगर करते हैं तो सबसे पहले ये जानिए कि सामाजिक यानी समाज बनता कैसे है, समाज बनता कैसे है। छोटे छोटे परिवार को मिलाकर क्या एक समाज बनता है। आपके गांव में कितना घर है, पहले कम घर हुआ करता था, धीरे 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 क्या ढेर सारा घर हुआ, फिर क्या एक बड़ा समाज बन गया।
तो छोटे छोटे परिवारों को मिलाकर क्या एक समाज बनता है। तो ऋग वैदिक काल अगर बात किया जाए उत्तर वैदिक काल में, तो उत्तर वैदिक काल में भी समाज का निर्माण हुआ था। क्या समाज के निर्माण हुआ था। अगर आप अपने गांव में ये अनुभव किए हैं कि जो हमारा समाज है कई वर्णों में बटे हैं, कई जाति कास्ट में बटे हैं, कि आपके गांव में किसी किसी गांव में एक ही कास्ट होता है, ये बात हम मानते हैं, लेकिन किसी किसी गांव में बहुत सारा कास्ट होता है कि नहीं। बहुत सारा कास्ट कहे तो आपको हो गया पंडित हो गया, राजपूत हो गया, यादव जी हो गए, बामन जी, है कि नहीं, ये सब और बहुत सारा कास्ट होता है। तो उसी तरह अगर उत्तर वैदिक काल की बात किया जाए तो उत्तर वैदिक काल में भी क्या समाज कई भागों में बटा था। क्या कई एक भागों में। वो सबसे पहले अगर बात किया जाए तो ब्राह्मण, क्या एक ब्राह्मण का था। दूसरी बात किया जाए तो क्षत्रिय, क्या क्षत्रिय। तीसरे में बात किया जाए तो तीसरे में वैश्य, चौथे के बात किया जाए तो शूद्र, क्या शूद्र। ये चार वर्णों में, क्या इन चार वर्णों में क्या समाज बटा था। कितने वर्ण में, चार वर्ण। ये क्या है, चार वर्ण है। वर्ण कहें तो भाग, है कि नहीं। ये चार भागों में समाज क्या था, बटा हुआ था। कौन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हाँ, जैसे कि हम ऋग्वैदिक काल में आपको बताए थे कि जो ऋग्वैदिक काल का जो समाज था वो भी कि इन्हीं चार वर्णों में बटा था, इन्हीं चार वर्णों में बटा था। लेकिन आपको अगर याद होगा तो हम बताए थे कि जो ऋग्वैदिक काल था उसमें जो मनुष्य होते थे वो अपना कर्म के अनुसार क्या इन सभी को चुनते थे कि उनको कौन सा कर्म करेगा तो किस कास्ट में जाएगा, किस वर्ण में जाएगा, है कि नहीं। तो ये ऋग्वैदिक काल क्या था, ऋग्वैदिक काल में ये था। हम समझाना ये चाह रहे हैं कि ऋग्वैदिक काल में, जो ऋग्वैदिक काल था उसमें था कि अगर आप शादी विवाह, क्या शादी विवाह मंत्र उंत्र जानते हैं तो आप क्या होंगे, ब्राह्मण होंगे। क्या ब्राह्मण। अगर ऋग्वेद में अगर आप लड़ाई उड़ाई करते हैं तो आप क्षत्रिय होंगे। कोई कास्ट है उससे कोई मतलब नहीं, क्या आप किस में जन्मे किससे, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप जो काम करते वो क्या हो गए, वो वर्ण में चले गए। उसी तरह अगर वैश्य की बात की, अगर आप ऋग्वैदिक काल में व्यापार करते तो आप वैश्य हो गए। क्या वैश्य हो गए। अगर ऋग्वैदिक काल में आप क्या किसी के यहाँ नौकरी करते हैं यानी कि नौकर हैं तो आप क्या हो गए, क्षुद्र हो गए। क्या क्षुद्र हो गए। आपको ये भी हम बताए थे कि ऋग्वैदिक काल में एक आदमी ये बोलता है कि मैं कवि हूं। क्या मैं कवि हूं, मेरे पिता क्या है, ब्राह्मण है, और मेरे माता क्या है, घर को चलाने वाली गृहिणी, यानी कि आटा जो चक्की ऐसे पीसता वो गृहिणी। यानी कि एक ही परिवार में देख रहे हैं कितना है, एक क्या है, कवि है। क्या एक कवि, एक ब्राह्मण है, दूसरी क्या घर को चलाने वाली। यानी कि एक ही परिवार में कई वर्ण के लोग पहले रहते थे। का ऋग्वैदिक काल में। यानी कि ऋग्वैदिक काल की बात किया जाए तो ऋग्वैदिक काल में जाति का निर्धारण उसके कर्म के अनुसार, जो काम किए वही कास्ट को बन गए, है कि नहीं। अगर आप शादी ब्याह यानी कि पढ़े लिखे हैं, पंडित जी साधु उधु हैं तो आप क्या ब्राह्मण हो गए। अगर आप ये सब काम ना करके किसी के यहाँ नौकरी करते हैं या फिर और कुछ करते हैं तो आप क्या होंगे, क्षुद्र हो गए। अगर आप लड़ाई झगड़ा करते हैं तो क्या, क्षत्रिय हो। लेकिन जब हम उत्तर वैदिक काल की बात किया जाए कि उत्तर वैदिक काल में ऐसी व्यवस्था नहीं था। क्या ऐसी व्यवस्था नहीं था उत्तर वैदिक काल में। अगर आप ब्राह्मण के घर में जन्म लेते हैं तो आप ब्राह्मण होंगे। अगर आप ब्राह्मण के घर में क्या जन्म लेते हैं तो आप क्या होंगे, ब्राह्मण हो जाएंगे, ब्राह्मण हो जाएंगे। इस बात को समझ रहे हैं। अगर आप क्षत्रिय के घर में जन्म लेते हैं तो आप क्या हो जाएंगे, क्षत्रिय हो जाएंगे। जिस तरह आज हमारे समाज में है उसी तरह क्या उत्तर वैदिक काल में था। क्या उत्तर वैदिक काल में था। आज जैसे हमारे समाज में क्या, अगर आप पंडित जी के घर में जन्म लेते हैं तो आप पंडित जी ही बनिएगा। अगर आप किसी छोटे कास्ट में अगर जन्म लेते हैं तो आप छोटे कास्ट के रहिएगा। जैसे आप मान लीजिए मुकेश अंबानी के कास्ट घर में जन्म लिए तो आप मुकेश अंबानी के क्या बनिएगा, उसके कास्ट का बनिएगा, है कि नहीं।
या आप यादव जी के घर में जन्म लेते तो आप यादव जी बनिएगा। बस उत्तर वैदिक काल में यही था कि आप जो काल जिस कास्ट में आप जन्म लेते हैं आप क्या उसी कास्ट के योग्य बनते हैं, ठीक है। लेकिन ऋग्वैदिक काल में ऐसा था नहीं, आप जैसा काम कीजिए वैसा क्या आपको वर्ण मिलेगा, यानी कि वो आप ऐसे कास्ट में जाइएगा। लेकिन ये ऐसे नहीं रहा। उत्तर वैदिक काल आते आते यानी कि 1000 बीसी से 6000 बीसी के बीच में जो काल था उसमें वर्ण व्यवस्था क्या कर्म के आधार पर ना होकर क्या जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर क्या बात किया जा रहा था। तो आपको ये याद रखना है कि अगर आपसे यहाँ देखिए एक ही क्वेश्चन पूछता है, ये क्या पूछता है, कहेगा कि ऋग्वैदिक काल में वर्ण की क्या वर्ण, देखिए पहले यहां सुनिए गौर से, ऋग्वैदिक काल में वर्ण का निर्धारण कैसे होता था, तो कर्म के अनुसार होता था। क्या कर्म के अनुसार होता था। इस बात को आपको पूरा डेफिनेट आ रहा है। चलिए बहुत, अगर आपको पता होगा तो ये भी आप जानिएगा कि अच्छी तरह से कि जो वर्ण व्यवस्था था, क्या वर्ण व्यवस्था था, क्या ये वर्ण व्यवस्था वही ऋग्वैदिक काल में क्या उत्तर वैदिक काल में कर्म के आधार पर ना होकर क्या आपको जाति के आधार पर आप जिस धर्म में है उसी धर्म के आप योग्य बनिएगा। ये तो हो गया वर्ण व्यवस्था। दूसरी बात क्या, अगर सामाजिक जीवन की बात किया जाए, ये तो वर्ण व्यवस्था हो गया, चलिए इसको हम साइड करते हैं, है कि नहीं। अब आते हैं क्या इसके सामाजिक जीवन, यानी कि सामाजिक जीवन स्त्रियों की क्या हालत नाजुक थी। क्या स्त्री की दशा में क्या हुआ, गिरावट आया। बोर हो रहे हैं आप लोग, पता है बोर होइएगा, देखिए पढ़ने में ध्यान दीजिए, बोर नहीं होइए। इसमें स्त्री की दशा में क्या गिरावट आई, वो कैसे कर सकते हैं सर, तो स्त्री की दशा में गिरावट इसलिए कर सकते हैं क्योंकि स्त्रियों में जो एतरेयी ब्राह्मण ग्रंथ है, क्या एतरेयी जो ब्राह्मण ग्रंथ है, इसमें स्त्री के लिए कृपन शब्द आया। कृपन शब्द का उपयोग है। कृपन शब्द का मतलब होता है क्या, कृपन शब्द क्या पुत्री के लिए आया, किसके लिए आया है, पुत्री के लिए। क्या पुत्री के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया, कृपन। और कृपन का अर्थ होता है क्या, लालची, लोभ, लालची कहिए इसको, लालची। यानी कि जो स्त्री था वो उत्तर वैदिक काल में क्या लालच की वस्तु के समान बच गया। क्या लालच की वस्तु के सम्मान ने उसे देखा गया, किसे, पुत्री को। लोभ, लालच, यानी कि जब पुत्री को कोई देखता था तो एक नजर ये रहता था क्या, लोभ और लालच की। जैसे अगर अभी बात किया जाए ये कि पैसा, अभी पैसा क्या लोभ और लालच है कि नहीं, जहां भी पैसा देखिएगा उसे उठा लीजिएगा, ये क्या लोभ है कि नहीं, लालच एक तरह से देता है कि नहीं। तो ऐसी स्थिति क्या उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की बन गई थी। क्या स्त्रियों के बन गई थी। एतेराई जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें कृपन शब्द का प्रयोग हुआ जो कि पुत्री के लिए हुआ। इसका अर्थ होता है लालच या लोभ, यानी कि लालच और लोभ का क्या, लोभ के समान पुत्री, हाँ लोभ के समान वस्तु बन गया। चलिए देखिएगा, लेकिन जब हम ऋग्वैदिक काल आपको पढ़ा रहे थे तो उस समय बताए थे जो पुत्री होता था, क्या पुत्री, उसको काफी महत्व था, स्त्रियों को काफी महत्व था। ऋग्वैदिक काल में स्त्री की काफी महत्व था। वहीं अगर उत्तर वैदिक काल में कहें तो ये पिता पर क्या एक भार यानी चिंता का विषय बन गया था। आज भी हमारे समाज में अगर देखिएगा तो बेटी क्या एक चिंता की नजर से, जिसके घर में अगर बेटी होता है तो वो कहता है ना कि अभी इतना काम, इतना तिलक देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, है कि नहीं, एकदम जस्ट। हाँ, तो ये क्या उत्तर वैदिक काल में ही हम लोग जी रहे हैं, लेकिन ऋग्वैदिक काल में ऐसा था नहीं। ऋग्वैदिक काल में अगर जो पुत्री था, अगर उनका विवाह अपने मन से, हाँ
विवाह करना होता था तो करती थी, नहीं तो नहीं करती थी। ऋग्वैदिक काल में आपको बताए थे जो पुत्री होती थी उसे अमाजु शब्द आया था। क्या? अमाजु। अमाजु जो विवाह पूरे जीवन के अविवाहित रहते थे उसे अमाजु कहते थे। अमाजु गाय को दूहने वाला दुहिता, दुहिता, दुहिता शब्द आया था पुत्री के लिए, जो गाय को दूहता था दुहिता शब्द आया था। अमाजु शब्द जो पूरे जीवन के अविवाहित रहने का रहता था। स्त्री का मन था, यानी कि जो ऋग्वैदिक काल है उसमें बेटी, अगर बेटी की बात किया जाए यानी कि पुत्री, तो वो अपने मन से विवाह करता था। मन है विवाह करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा। हाँ, नियोग प्रथा। नियोग प्रथा एक ऐसी प्रथा था, आपको ऋग्वैदिक काल में पढ़ाए थे, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल में नियोग प्रथा प्रचलित था। नियोग प्रथा यानी कि अगर अपने पति से संतान की प्राप्ति नहीं हो रहा है तो अपने घर वालों यानी कि अपने मम्मी पापा की मर्जी से क्या अपने देवर के साथ क्या शारीरिक संबंध बनाकर क्या अपने पुत्र की प्राप्ति कर सकता था। सोचिए कितना मतलब ऋग्वैदिक काल में छूट था। वही अगर उत्तर वैदिक काल की बात किया जाए तो ऐसी कोई परंपरा नहीं थी। क्या? कोई परंपरा नहीं थी। उसके बाद क्या इसमें पर्दा प्रथा नहीं था। क्या जो महिला औरत होती थी वो ऋग्वैदिक काल में क्या घूंघटा करके नहीं, ऐसी घूरती थी। आज जो हमारे समाज में है क्या घूंघट ऐसे नीचे कर लेती है कपड़ा को तब घूमती है, ऐसी कोई प्रथा क्या इसमें नहीं था ऋग्वैदिक काल में। वही उत्तर वैदिक काल में ये सारे प्रथा आ गए। ऐसा बात नहीं कि खाली स्त्री कहीं, पुरुष का यानी कि पुत्र का भी गिरावट आई स्थिति में। क्या? पुत्र को ही भी, पुत्र का भी स्थिति में क्या दशा में गिरावट आई। क्या? दशा में गिरावट आया। कैसे आया? तो ऐसे एक ऋग्वेद आपको देखिए संहिता में एक आदमी का चर्चा है, अजित गर्त। क्या? अजित गर्त। इन्होंने अपने पुत्र को क्या, अजित गर्त अपने पुत्र को क्या, अपने पुत्र को सो गाय, कितना? सो गाय लेकर क्या किया था? बेच दिया था। और किस लिए बेचा था? तो बलि देने के लिए। क्या? बलि देने के लिए। क्या? सो गाय में जो अजित गर्त एक व्यक्ति है, उसने अपने पुत्र को क्या, अपने पुत्र को सो गाय में बेच दिया था, इसलिए कि ताकि उसके पुत्र को क्या बलि दिया जाए। तो ये भी पुत्र और स्त्री दोनों की स्थिति में क्या गिरावट आए। दूसरी बात, अगर पिता का ये मर्जी रहता था कि अपना उत्तराधिकारी पुत्र को बनाए तभी बना सकता था, लेकिन अगर उसका मर्जी नहीं था कि हम पुत्र को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाएंगे तो वो नहीं बनाता था। तो इसमें भी क्या पुत्र का भी दशा में कुछ गिरावट आया। और स्त्री के दशा में तो आप समझ ही रहे हैं कि कितना गिरावट आया, उसे घूंघटा करना पड़ता है कि नहीं। पुत्री के लिए कौन सा शब्द आया है देख रहे हैं? कृपन। क्या? कृपन शब्द जो पुत्री को लालच और क्या भोग विलासा के वस्तु के सामान्य समझा जाता था। हाँ, माता पिता के एक बोझ के रूप में समझा जाता था। कब? उत्तर वैदिक काल में। तो ये स्त्रियों के क्या थी, स्थिति में गिरावट थी। तो ये हमारे क्या सामाजिक जीवन रहा। अब हम अगले क्लास में चलेंगे, ठीक है। चलिए सभी लोग मस्त रहिए। चलिए ठीक है, लव यू, मिलेंगे अगले क्लास में। चलिए रोहित गोलू सबका नाम आया मेरे पास, ठीक है। आज थोड़ा बोरिंग फील हुआ होगा लेकिन आप घबराइए नहीं, आराम से आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए लव यू, मिलेंगे अगले क्लास में।